नमस्कार, मैं राहुल कोटियाल। छुई बातों का फंचा उठाए हम एक बार फिर से हाजिर हैं अपने साप्ताहिक कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीता हफ्ता उत्तराखंड में बकी बात के आयोजन लेकर आया। कहीं हिंदुओं को जगाने के नाम पर, कहीं संस्कृति को बचाने के नाम पर, कहीं न्याय मांगने के लिए, कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो कहीं एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए कई आयोजन हुए। इनमें से जिस आयोजन के पोस्टर बैनर सड़कों पर सबसे ज्यादा दिखाई दिए वो था विराट हिंदू सम्मेलन, जो सिर्फ प्रदेश भर में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में बीते रविवार को आयोजित हुआ। लेकिन उत्तराखंड में जिस आयोजन की चर्चा बकी बात की हुई, भंडी हुई, सबसे ज्यादा हुई और अब भी जिसके वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं, वो था एक एनजीओ का आयोजन, जिसका प्रचार प्रसार बाकायदा राज्य के सरकारी खर्चे से चलने वाला हमारा सूचना विभाग जमकर कर रहा है। ये वही आयोजन है जहां मंत्रियों से लेकर सांसद तक, पूर्व मुख्यमंत्रियों से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री तक और बॉलीवुड की हस्तियां तक शामिल हुई। इस आयोजन का नाम था उत्तरायणी कौतिक महोत्सव, जिसे आयोजित किया था सेवा संकल्प फाउंडेशन ने, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी का एक एनजीओ है। इसी आयोजन में दिए गए अपने एक वक्तव्य के दौरान गीता धामी ये बताते हुए भावुक हो गई कि धामी जी ने बीते 4-5 साल में एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है। उनका यही भावुक होने वाला वीडियो अब लोग खूब शेयर कर रहे हैं और कांडे लगे ऐसे लोगों पर जो उनके इस प्योरली जेन्युइन कंसर्न को भी हल्के में लेते हुए मजाक बना रहे हैं। छिप है। वैसे छुट्टी न लेने के मामले में धामी जी अभी भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत पीछे हैं, जिन्होंने पूरे 24 साल से छुट्टी नहीं ली है। ये अलग बात है कि वो बिना छुट्टी लिए ही लोगों के जन्मदिन से लेकर ब्याह बारात और अपनी पार्टी के प्रचार तक में चले जाते हैं। ये भी अलग बात है कि उनसे पहले भी जो लोग देश के प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी कभी कोई छुट्टी नहीं ली थी। कम ही लोग जानते हैं कि एक आरटीआई के जवाब में पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने बाकायदा ये लिखित में जवाब दिया था कि देश में प्रधानमंत्री की कोई लीव पॉलिसी नहीं होती और देश के प्रधानमंत्री को 24/7 यानी हर समय ही ड्यूटी पर माना जाता है। तो मोदी जी से पहले जो भी प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भी कोई छुट्टी नहीं ली थी, लेकिन वो तमाम प्रधानमंत्री ये नहीं जानते थे कि इस बात को यूएसपी भी बनाया जा सकता है। मोदी जी इसीलिए बाकियों से अलग हैं। बहरहाल वापस लौटते हैं प्रदेश के आयोजनों पर। गीता धामी जी के आयोजन को जिस तरह से अखबारों ने कवर किया और जिस तरह से डीआईपीआर यानी सूचना विभाग ने भी इस पर कई पोस्ट और वीडियो बनाए, उससे कई एनजीओ वालों को समझ आ गया होगा कि आयोजन हो तो ऐसा हो। लेकिन ऐसा आयोजन करने से पहले उन्हें यह भी समझना होगा कि ऐसे आयोजन और उनकी ऐसी कवरेज तभी संभव है जब आयोजनकर्ता के मित्रांधा ना चलता हो। वैसे जिस परेड ग्राउंड में ये भव्य आयोजन हो रहा था, ठीक उसी के बाहर बीते रविवार एक आयोजन और भी हो रहा था और वहां भी एक महिला मंच पर बैठे हुए आंसू बहा रही थी। ये महिला थी अंकिता भंडारी की मां और ये आयोजन था प्रदेश के तमाम विपक्षी पार्टियों का, जिसमें मांग की जा रही थी कि अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में की जाए और इस जांच के लिए अंकिता के माता पिता की शिकायत को आधार बनाया जाए, न कि पद्म भूषण अनिल जोशी की शिकायत को, जिनका इस मामले से कोई सीधा संबंध ही नहीं रहा। इस महापंचायत में शामिल हुए लोगों ने आरोप लगाया कि अंकिता हत्याकांड में सरकार का जो रवैया रहा है, उससे हमेशा ये संदेह बना रहा जैसे इस मामले में सरकार उस वीआईपी को बचाने का लगातार प्रयास करती रही हो, जिसे एक्स्ट्रा सर्विस देने के दबाव में अंकिता की हत्या हुई। यही कारण है कि अंकिता के हत्यारों को उम्र कैद की सजा हो जाने और अब इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश तक हो जाने के बाद भी लोगों का विश्वास सरकार पर नहीं बन पा रहा है। बीते हफ्ते कोटद्वार के दीपक का मामला भी राष्ट्रीय सुर्खियों में एक बार फिर से छाया रहा, जहां एक खबर ये भी सामने आई कि बिहार के रहने वाले किसी व्यक्ति ने दीपक की हत्या करने वाले को 2 लाख रुपए इनाम देने की बात कही है। दीपक ने इस मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस में की और पौड़ी पुलिस ने भी इसका तुरंत संज्ञान लिया, जिसके बाद धमकी देने वाले व्यक्ति को बिहार में गिरफ्तार कर लिया गया। पौड़ी पुलिस ने उस व्यक्ति का एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उसने अपने किए के लिए माफ़ी मांगी है और बताया है कि दीपक क्योंकि ट्रेंडिंग था, इसलिए व्यूज़ बटोरने के लिए उसने ऐसा वीडियो बना दिया। आप लोग इस चकड़ैत बन रहे आदमी का वीडियो खुद देखिए। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड पुलिस द्वारा आपके विरोध में जो है कि एक एफआईआर वहां दर्ज किया गया है। आपके द्वारा सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक वीडियो डाला गया है। कुमार को के बारे में आपके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। इस बारे में क्या कहना है आपका? क्यों डाले वहाँ पे सोशल मीडिया पे? सर, एमडी दीपक का वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था
तो थोड़ा मेरे पेज का रीच डाउन हो गया था, इसलिए थोड़ा मैं मिर्च मसाला डाल के एमडी दीपक के बारे में वीडियो बनाया। सर यूट्यूबर है, फेसबुकर है। क्या नाम है? उत्कर्ष कुमार सिंह, सोनी स्पोर्ट्स क्लब मोतिहारी। इस तरह का वीडियो फिर कभी डालिएगा? जी नहीं सर, अब आगे से ध्यान रहेगा। सॉरी दीपक भाई, अगर वीडियो से आपको तकलीफ हुआ होगा, दिल को आहत हुआ होगा, तो दिल से क्षमा है। आप हमारे भाई समान हैं। अगर हमारी बातों से आपको ठेस पहुंचा होगा, उसके लिए दिल से क्षमा है। ये तर्क हास्यास्पद लगता है कि पेज की रीच कम थी, इसलिए रीच बढ़ाने के लिए किसी की मौत की सुपारी देते हुए वीडियो पोस्ट कर दिया गया। लेकिन ये गंभीर सवाल है कि जब ध्रुवीकरण का दौर अपने चरम पर है, वहां ऐसा वीडियो आग में घी डालने का काम करता है। मौजूदा माहौल में पहले ही ये नैरेटिव मजबूत किया जा रहा है जैसे प्रदेश से लेकर देश तक की सारी समस्याओं की जड़ मुसलमान ही हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, नकल जिहाद, नाम जिहाद जैसी बातें इतनी बार दोहराई जाती हैं कि तमाम जरूरी सवालों को इनके नीचे छिपा लिया जाता है। आज के एक्स्ट्रा कवर में इन्हीं मुद्दों को थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि क्या मुसलमान ही उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ी समस्या हैं। उत्तराखंड के बारे में जिस भी व्यक्ति की समझ सिर्फ सोशल मीडिया और आईटी सेल की नफरती पोस्ट तक सीमित नहीं होगी, वो जानता होगा कि इस प्रदेश के सबसे बड़े और ज्वलंत मुद्दे क्या हैं। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता, पलायन से खाली होते गांव, जंगली जानवरों का हमला, लगभग हर मौसम में आने वाली आपदाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था का ऐसा चरमरा जाना कि कहीं एम्बुलेंस के इंतजार में तो कहीं सुविधाओं के अभाव में लोगों का मर जाना, अवैध खनन से हो रही लूट, लगातार कम होती खेती की जमीन, परिसीमन का वो खतरा जो पहाड़ के प्रतिनिधित्व को और भी खत्म कर देगा, रोजगार और स्वरोजगार के सीमित अवसर, जनता के पैसों की खुली लूट, लगभग हर सरकारी विभाग में फैला भ्रष्टाचार आदि आदि। ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्याएं हैं और आप खुद से मनन कीजिए कि क्या इनमें से किसी भी समस्या के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं। लेकिन आप इन समस्याओं को बड़ा न मानें और इन पर समाधान के लिए सरकार को परेशान न करें, इसलिए जनता को बिठाए रखने के लिए हिंदू मुसलमान का एंगल सबसे आसान और सटीक उपाय होता है। ऐसा कमाल का उपाय कि लोग सारी समस्याओं को भूलकर इसी में उलझ कर रह जाते हैं कि मुसलमान लगातार उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। इस प्रदेश में भाजपा की सरकार को 10 साल होने को हैं। सरकार ने आज तक ऐसा कोई आंकड़ा जारी नहीं किया कि मुसलमानों की जनसंख्या कहां कहां और कितनी कितनी बड़ी है और कितने अवैध कब्जे उनके द्वारा किए गए हैं। ये बात सही है कि प्रदेश में कई जगह वन भूमि पर अवैध मजारें बनाई गई हैं, लेकिन इसी वन भूमि पर बने अवैध मंदिरों की संख्या इन मज़ारों से कहीं ज्यादा है। यही हाल जनसंख्या का भी है। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। आसपास के और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के कई शहरों से लोग यहाँ आकर बसे हैं। इनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। देहरादून की अवैध बस्तियां, जिन्हें यहाँ के नेताओं ने अपने वोट बैंक के लिए बसाया है, उनमें भी आप देखेंगे तो यही ट्रेंड पाएंगे कि वहाँ हिंदू मुसलमान सभी आकर बसे हैं और सभी ने अतिक्रमण करते हुए अपनी झुग्गियां बनाई हैं। जिस डेमोग्राफी चेंज को बड़ा मुद्दा बताया जाता है, उसे नियंत्रित करने की जिम्मेदारी और उस पर रोक लगाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन वही सरकार इसे नियंत्रित करने की जगह इसका डर दिखाकर लोगों को हिंदू मुसलमान के झगड़े में बड़ी चकड़ैती से उलझा देती है। फिर कुछ संगठन आते हैं और बांग्लादेश का, पाकिस्तान का या कश्मीर का हवाला देते हुए कहते हैं कि वहाँ हिंदुओं के साथ गलत हुआ, इसलिए यहाँ उन मुसलमानों को भी दुश्मन मान लिया जाए जो सदियों से यहीं रहते आए हैं, यहीं के हैं। यही संगठन फिर कुछ चुनिंदा अपराधों को उठाते हैं जिनमें अपराधी कोई मुसलमान हो और उसका उदाहरण बार बार दोहराते हुए एक पूरे समुदाय को दुश्मन घोषित कर देते हैं। ये संगठन सिर्फ उन्हीं अपराधों का जिक्र करते हैं जहां हिंदू मुस्लिम वाला एंगल फिट बैठता हो। लेकिन अगर आप किसी भी जिले या पूरे प्रदेश के अपराध के आंकड़ों को देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसा एंगल किसी भी तरह के ध्रुवीकरण के लिए बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। मसलन प्रदेश में हुई हत्याओं को देखेंगे तो संभव है कि 100 हत्याओं में से 7, 8 या 10 ऐसी होंगी जहां हत्या करने वाला कोई मुस्लिम हो और मृतक कोई हिंदू। लेकिन ऐसे ही आप ये भी देखेंगे कि कई मामलों में हत्या करने वाला कोई गैर पहाड़ी होगा और मरने वाला कोई पहाड़ी, मारने वाला कोई ठाकुर या ब्राह्मण होगा और मरने वाला कोई दलित। और ऐसे ही ध्रुवीकरण के किसी भी खाके में आप आंकड़ों को बैठाते चले जाइए। अपनी अपनी दुकान के अनुसार सबको ऐसे उदाहरण मिलते चले जाएंगे जिनके सहारे ध्रुवीकरण को मजबूत करने की सामग्री मिलती ही चली जाए। इन्हीं आंकड़ों में से कुछ लोग सिर्फ वो आंकड़े उठाते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण मजबूत हो सके और इनकी दुकान चल सके। बीते दिनों ही उत्तराखंड में हत्या की कई बर्बर घटनाएं सामने आई, जिनमें देहरादून के पलटन बाजार की वो घटना भी शामिल है जहां एक लड़के ने भरे बाजार एक लड़की को चापड़ से मारते हुए उसकी हत्या कर दी।
लेकिन इस मामले में कोई हिंदू मुसलमान वाला एंगल नहीं था, तो कोई भी राजनीतिक दल इसके लिए परेशान नहीं दिखा। वहीं भवाली में एक मामला सामने आया जहां एक मुस्लिम युवक ने एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया और ये मामला कई संगठनों के लिए अहम हो गया। भवाली में हुए अपराध के दोषी को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और ऐसे किसी भी व्यक्ति या संगठन को लताड़ा जाना चाहिए अगर वो इस तरह के मामलों में अपराधी को उसके धर्म के चलते बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अपराधों की सूची में से सिर्फ इसी अपराध को उठाने वालों की राजनीति भी बेनकाब होनी चाहिए। कोई भी अपराधी खाँटी अपराधी ही होता है और उसकी सजा देश के कानून में भी धर्म जाति से इतर दर्ज की गई है। किसी अपराधी का उसके धर्म के चलते बचाव करना या उसके धर्म के चलते पूरे समुदाय को ही निशाने पर ले लेना, दोनों ही खाँटी राजनीतिक चाल होती हैं जिनसे कुछ नेता अपना अपना आधार मजबूत करते हैं, जबकि आम लोगों को आपस में एक दूसरे का ऐसा दुश्मन बना देते हैं कि लोग अपने ही पड़ोसियों को संदेह की नज़र से देखने लगते हैं। अभी कुछ समय पहले जब पंचायत चुनाव प्रदेश भर में चल रहे थे तो एक पोस्टर खूब वायरल किया गया। ये पोस्टर अल्मोड़ा जिले के भतरौज खान क्षेत्र का था, जहां ग्राम प्रधान पद के लिए श्रीमती फराह चुनाव लड़ रही थी, जिनके पति का नाम था उस्मान। ये पोस्टर क्यों वायरल किया गया और इसके क्या मायने निकाले गए वो आप समझ ही गए होंगे। लेकिन इसी दौर में वरिष्ठ पत्रकार चारू तिवारी ने एक लंबा लेख लिखा था जो आप सभी को पढ़ना चाहिए। ये लेख इसलिए भी पढ़ना चाहिए ताकि पहाड़ के इतिहास को, यहाँ की सांस्कृतिक जड़ों को ठीक से देखा समझा जा सके। चारू तिवारी लिखते हैं, श्रीमती फराह के नाम से भूकंप आ गया है, पहाड़ दरकने लगा है, चारों तरफ शोर है कि पहाड़ में अब मुसलमान ही ग्राम प्रधान बनेंगे। आशंका व्यक्त की जा रही है कि देवभूमि कलंकित होने वाली है। धर्म और समाज की रक्षा के लिए बड़े बड़े प्रवचनों वाली पोस्ट पढ़ी देखी जा सकती हैं। बहुत तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरह से पूरा पहाड़ मुसलमानों की चपेट में आने वाला है। पिछले कई वर्षों से इस तरह की बातें फैलाई जा रही थी कि पहाड़ में मुसलमानों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। वे यहाँ के पूरे वातावरण को बिगाड़ रहे हैं। इस पंचायत चुनाव में श्रीमती फराह के नाम के साथ अब इस बात को सत्यापित करने की साजिश हो रही है। इन काल्पनिक खतरों से भाजपा और उन जैसी समझ रखने वाले पहाड़ विरोधी अपनी नीतियों पर उठने वाले विरोधी स्वरों को दबाना चाहते हैं। जिस गांव का ये पोस्टर है उस गांव का नाम है दनपो। अल्मोड़ा जनपद के भिकियासेण विकासखंड की दनपो ग्राम सभा के अंदर ही भतरौज खान भी आता है। दनपो गांव में सदियों से मुसलमान रहते आए हैं। उत्तराखंड के अन्य कई गांवों की तरह यहाँ के समाज से वे सदियों से जुड़े रहे हैं, या कह सकते हैं कि यहाँ की संस्कृति में रचे बसे हैं। उन्होंने पहाड़ की संस्कृति और भाषा को जिस तरह से आत्मसात किया है वो अनूठा है। इन्हीं मुसलमानों की बहू है फराह। दनपो गांव के बहाने देश में फैलाए जा रहे उस सांप्रदायिक एजेंडे को समझा जा सकता है जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहे समाजों में सुनियोजित तरीके से दुश्मनी बढ़ाने पर उतारू हो चुका है। जनकवि बल्ली सिंह चीमा ने कहा, मंदिर में या मस्जिद में या रहता है गुरुद्वारे में, मेरा बेटा पूछ रहा था आज खुदा के बारे में। भाईचारा लाने में लग जाती हैं सदियां भी, लेकिन नंगे हो जाते हैं आंख के एक इशारे में। पंचायत चुनाव के बहाने आंख के इशारे होने लगे हैं। सदियों से एक साथ रह रहे लोगों को बताया जा रहा है कि तुम्हारा पड़ोसी बहुत खतरनाक है। दनपो गांव में मुस्लिम बहुत पहले से बसे हैं, उनकी बड़ी संख्या है और वे यहीं के बाशिंदे हैं। यहाँ की सांस्कृतिक थाती में पले बढ़े हैं। इस क्षेत्र का कोई भी सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन नहीं होगा जिसमें उनकी भागीदारी नहीं होगी। रामलीला से होली तक, घरों में शुभ कार्य से लेकर दुख की घड़ी तक, इससे पहले कभी हिंदुओं ने उन्हें मुसलमान के रूप में देखा भी नहीं। उन्हें भी पता नहीं था कि वे किसी अन्य धर्म या समाज के बीच में रहते हैं। उनके लिए होली, दिवाली और ईद में कोई फ़र्क नहीं था। वे यहाँ की जागर भी उसी तरह मानते रहे हैं जैसे हिंदू मानते हैं। लेकिन राजनीति उन्हें बता रही है कि तुम अलग हो, तुम हमारे दुश्मन हो। दनपो गांव और फराह के बहाने उत्तराखंड के मुसलमानों पर चर्चा बहुत ज़रूरी हो गई है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई मुस्लिम उत्तराखंड में पंचायत का चुनाव लड़ रहा हो। राज्य में पहले भी लगभग 11 मुस्लिम पंचायत सदस्य बन चुके हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय जिले के 63 गांव या तो मुस्लिम बाहुल्य हैं या उनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। ये आज आए मुसलमान नहीं हैं, सदियों से रहते आए हैं, कई पीढ़ियों से, राजाओं के ज़माने से। शहरों में ही नहीं बल्कि गाँवों में भी, और मुस्लिम ही नहीं, सिख और ईसाई भी यहाँ बड़ी संख्या में हैं। हमारे यहाँ पौड़ी जनपद में ही सिखों के 1 दर्जन से ज़्यादा गांव हैं, जिनमें गुलार, मंदोली, कुचियारी, अदानी, बारात आदि महत्वपूर्ण हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शीशराम पोखरियाल और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय देव सिंह नेगी सिख समुदाय से ही थे। इन्हें हम सिख नेगी के नाम से जानते हैं।
ये पगड़ी तो नहीं पहनते, लेकिन इनके गुरुद्वारे हैं। गढ़वाली क्षत्रियों से उनकी पुरानी रिश्तेदारियां हैं। इनमें से भी कई पंचायतों के प्रतिनिधि रहे हैं। हमारे यहाँ 2 अंग्रेज भी ग्राम प्रधान रहे, जिनमें पीटर फ्रेडरिक प्रमुख हैं, जो भीमताल के जून स्टेट से ग्राम प्रधान रहे। जहाँ तक मुसलमानों की बसासत का सवाल है, टिहरी जनपद की एक पूरी न्याय पंचायत मुस्लिम बाहुल्य गांवों की है। चारू तिवारी आगे लिखते हैं, जब मैं इस क्षेत्र के रहने वाले अपने साथी बिलाल से बात करता हूं तो उनका अभिवादन प्रणाम और जय चंद्रवदनी से होता है। ब्लॉक जाखणीधार के अंजनी सैंड क्षेत्र में मोली, अंधरेठी, गोधान, सोनाली, भटवाड़ी, निराली, बोस्टा, चुनारकोटी, पहलगांव, निगवाली, मतविंगवाली जैसे मुस्लिम बाहुल्य गांव हैं। ये राजा के समय से यहाँ बसे थे और यहीं के होकर रह गए। यहीं के दुख सुख में शामिल रहे और यहीं की संस्कृति में रच बस भी गए। यहाँ समय समय पर पंचायत चुनाव में मुसलमान प्रतिनिधि चुने जाते रहे हैं। रेहाना बेगम बास्टा ग्राम की प्रधान रही। निंगवाली गांव से बसीर अहमद ग्राम प्रधान चुने गए। पौड़ी जनपद के कांडाखाल, पल्लगांव, रामगांव, जुड़ा बुंगधार, सिमली, मसोली आदि में 20वीं सदी के आरंभ से ही मुसलमान आ बसे थे। इनमें ज़्यादातर गुजर थे। ये मालिनी नदी में भैंस चराते थे और अवसर पाकर गाँवों में कृषि और पशुपालन करते थे। गढ़वाल में मिरासी भी बड़ी संख्या में हैं। उन्होंने यहाँ की सांस्कृतिक थाती को आत्मसात किया। गढ़वाल में तो सैयद अथवा सैयद की जागर भी लगती है। लोक के मर्मज्ञ केशव अनुरागी तो बड़े मनोयोग से सैदाली गाते भी थे। पिथौरागढ़ और चंपावत जिले के दर्जनों गांवों में सदियों से मुसलमान रहते आए हैं। देवलथल, लोहाघाट के कोली भेक, चंपावत का मनिहार गोट और जौलजीबी में मुसलमानों की बड़ी बसासत रही है। मनिहार गोट में जो मस्जिद बनी है, उसकी बनावट हमारे गांव में बने पत्थरों की ही है। यहाँ भेक गांव के नसीम अहमद, जो टनकपुर में शिक्षक हैं, उन्हें लोगों ने पकड़कर छात्र संघ का चुनाव लड़वाया था। वे आज भी यहाँ के सबसे लोकप्रिय नागरिकों में से हैं। बागेश्वर जनपद के सानी उडियार में मुस्लिमों की बहुत पुरानी बस्ती है। देवलथल उसेल ब्राह्मणों का गांव है। यहाँ भी बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। पत्रकार जहांगीर राजू बताते हैं कि उनके पुरखे यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने से बहुत गहरा रिश्ता रखते आए हैं। वो बताते हैं कि उनके पुरखे शेख रहमतुल्लाह 150 साल पहले शुरू हुई रामलीला के पहले लाइटमैन थे। उन दिनों गैस से रामलीला होती थी। उसकी पूरी व्यवस्था शेख रहमतुल्लाह के जिम्मे ही रहती थी। उसेल गांव में आज भी मुसलमानों के चढ़ावे के बिना मंदिर में पूजा नहीं होती। देवलथल में एक परंपरा है कि जब उसेल से होली देवलथल आएगी तो वो सबसे पहले मुसलमान के घर जाएगी। जहांगीर राजू बताते हैं कि आज भी ये होली सबसे पहले उन्हीं के ही घर आती है। पिथौरागढ़ के ही धर्मगढ़ में मुसलमानों का बहुत पुराना परिवार रहता है। अल्मोड़ा के भंडर गांव, बगवाली पोखर, कुंवाली, मजखाली, रियूनी, सोमेश्वर, चनौदा, बचखनिया, द्वारसों आदि गांवों में बड़ी संख्या में मुसलमान सदियों से रह रहे हैं। गगास घाटी के भंडर गांव और बगवाली पोखर बाजार में बड़ी संख्या में मुसलमान सदियों से रहते आए हैं। यहाँ हैदर और हमीद के परिवार यहाँ की संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, जिनके बेटे अनवर अब फौज से रिटायर हो चुके हैं। कुंवाली में मुस्लिमों का एक गांव है, रौला खरक। इस गांव में भी पहले से ही मुसलमान रहते आए हैं। चमोली जनपद के नंदप्रयाग क्षेत्र में मुसलमान बहुत पहले से बसे हैं। इन मुसलमानों ने यात्रा सीजन में यात्रियों की व्यवस्था का जिम्मा भी संभाला। यहाँ के मुसलमानों ने यहाँ हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए एक धर्मशाला का भी निर्माण करवाया। ऐतिहासिक तथ्यों पर जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर्वतीय जिलों के कुछ गांवों का जिक्र कर ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह की बातें फैलाई जा रही हैं वो हमारी सदियों की परंपरा और आपसी रिश्तों को तार तार करने की एक साजिश है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मुस्लिमों का हमारी सांस्कृतिक थाती को सींचने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पहाड़ की कई रामलीलाएं ऐसी हैं जिनकी मुसलमानों के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अल्मोड़ा की रामलीलाओं में दशकों से मुसलमान राम, लक्ष्मण और सीता आदि का अभिनय कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी, जिनमें सुप्रसिद्ध रंगकर्मी जहूर आलम, डॉक्टर एहसान बख्श जैसे लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने हमारी लोक विधाओं, रामलीला और होली को न केवल अक्षुण्ण रखा है बल्कि उसे व्यापक फलक पर ले जाने की मुहिम भी चलाई है। इतिहासकार डॉक्टर अनवर अंसारी ने लिखा है, ये तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि इस्लाम स्वीकार कर लेने के पश्चात भी स्थानीय मुसलमान स्थानीय परंपराओं से अलग नहीं हो पाए। जिस प्रकार महाराष्ट्र के मोमिन बोरा याज्ञवल्क स्मृति के भूमि बंटवारे को आधार मानते हैं या मक्का के समान पढ़रपुरा की यात्रा करते हैं, लगभग उसी प्रकार धर्मांतरित उत्तराखंडी मुसलमान अपने पड़ोसी हिंदुओं के समान सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं और मनौती मनाते हैं।
मस्जिद से मुक्ति पाने के लिए पर्वतीय लोग देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक गढ़वाल के ग्रामीण मुसलमानों के पुरोहित ब्राह्मण ही हुआ करते थे। चारुदा अपने इस लेख में आगे लिखते हैं कि पिछले कुछ सालों में घटी घटनाओं से समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में किस तरह से हिंदू मुस्लिम एजेंडे को भाजपा मजबूत कर रही है। भाजपा 2017 से लगातार दूसरी बार यहाँ सत्ता में है। वो जनता के मुद्दों पर काम करने की बजाय इसे हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने में लगी है। इसके लिए वो लगातार ये स्थापित करने का यत्न कर रही है कि उत्तराखंड को मुस्लिमों से खतरा है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, मस्जिद जिहाद आदि के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने हर भाषण में इनका जिक्र भी करते हैं। उन्होंने प्रदेश में मज़ार जिहाद को ख़त्म करने के नाम पर जब वन विभाग से अवैध धार्मिक स्थलों का सर्वे करवाया तो उसमें 300 मंदिर, 35 मज़ारें और 2 गुरुद्वारे मिले थे। लेकिन सरकार ने इस रिपोर्ट को दबा दिया और मज़ारों को तोड़े जाने के वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल करवाए गए। चारू तिवारी के इस लेख को उत्तराखंड के हर व्यक्ति को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जान सकें कि हमारे पहाड़ों की और पहाड़ी समाज की ऐतिहासिक संरचना कैसी रही है और उसे कैसा बनाए जाने की आज कोशिश हो रही है। कोई व्यक्ति अगर अपनी पहचान छिपाकर किसी को गुमराह करता है, किसी लड़की के साथ धोखा करता है, धार्मिक भवन की आड़ में अतिक्रमण करता है, खाने में थूकता है या किसी भी तरह का अन्य अपराध करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी ही चाहिए और होती भी आई है। लेकिन ऐसे मामलों से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना एक ऐसा खेल बन गया है जिसमें जीत सिर्फ नेताओं की है, जिन्हें अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिर इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। उन्होंने ये हिंदू मुसलमान का जहर समाज में इतना भर दिया है कि उनका आईटी सेल अब किसी भी आलोचक या विपक्षी को सिर्फ मुस्लिम नाम भर दे देता है और कुछ तस्वीरों में मुस्लिम टोपी पहना देता है और इतने से ही उनका काम चल निकलता है। उत्तराखंड में अब चुनाव नज़दीक हैं तो लाजमी है कि ये ध्रुवीकरण फिर से तेज किया जाएगा। फिर से लोगों को बताया जाएगा कि प्रदेश के लिए पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदाएं, परिसीमन, स्थायी राजधानी, भू कानून जैसे मुद्दे बाद में हैं और मुसलमानों का खतरा सबसे बड़ा मुद्दा है। आप लोग खुद से तय कीजिएगा कि उत्तराखंड के अहम सवाल और सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको बारामासा का एक कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमें सब्सक्राइब करने के साथ ही चैनल की पेड मेंबरशिप लेकर या सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सहयोग ज़रूर कीजिएगा। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड और UPI ID के माध्यम से भी आप हमें सीधे समर्थन दे सकते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव या एक्स्ट्रा कवर से निकलती कोई खबर अगर आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस मेल ID पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सिमनिया, पहलाद, प्रणाम।